हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि छंद को क्यों नियमों से बंधी हुई कहते हैं। छंद में ऐसे कौन से नियम होते हैं जिसके प्रयोग से बनी रचना पद्य कहलाती है और वह लय युक्त बन जाती है। आज हम इस वीडियो में छंद, उसके अंग और उसके प्रकारों को बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल टीच इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको हिंदी व्याकरण के अन्य वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम छंद और समझते हैं कि छंद है क्या। तो सबसे पहले छंद का अर्थ होता है बंधन। बंधन का मतलब होता है कुछ नियम से बंधना। बंधन मुक्त रचना को गद्य कहते हैं और बंधन युक्त को पद्य। अब यहाँ पे बंधन मुक्त और बंधन युक्त क्या चीज़ है। गद्य को हम बंधन मुक्त क्यों कहते हैं? जिसमें किसी प्रकार का बंधन ना हो, किसी प्रकार का नियम ना हो, उस तरह के लेख जो रचना होती है वो गद्य कहते हैं। गद्य में गद्य की रचना के लिए उसमें व्याकरण को ध्यान में रख के बनाया जाता है। इसलिए जब हम गद्य को पढ़ते हैं तो हम अधिकतर देखते हैं कि उसमें सिर्फ मुहावरों का प्रयोग, सरल भाषा का प्रयोग होता है और उसे हम सीधे सीधे ही पढ़ते हैं। लेकिन पद्य वो बंधन युक्त क्यों होता है? बंधन युक्त का मतलब होता है जिसमें कुछ नियम हो, नियमों से बंधी हो, वो क्या कहलाएगी? बंधन युक्त। इसीलिए आप देखते हैं कि जब हम पद्य मतलब कविता को पढ़ते हैं तो कविता को पढ़ने में हमें लय लगता है, लय और एक प्रवाह, और जिसके कारण कविता हमें अच्छी लगती है। इसीलिए छंद के प्रयोग के कारण ही जो रचना बनती है वो पद्य कहलाती है और इसी छंद के कारण ही उसमें एक अद्भुत सा लय प्रवाह और हमें सुनने में और उसे बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे कौन कौन से नियम लगते हैं पद्य को बनने में जिसके कारण वो पद युक्त कहलाती है? जैसे हम कविताओं में देखते हैं कि उसमें रस छंद का प्रयोग होता है, लेकिन उसके साथ व्याकरण के और भी नियम लागू होते हैं। जैसे उसकी मात्राएं होती है, गति, लय, तभी हम उसको एक लय में गाते हैं और विराम भी लेते हैं। तो यही सब नियम हैं, उसको हम पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे दूसरे शब्दों में भी ये कहा गया है कि जो मात्रा, वर्ण, यति जिसे विराम कहा जाता है, गति मतलब लय, तुक आदि के नियमों से बंधी पंक्तियों को छंद कहते हैं। तो मैंने अभी जो बताया आपको कि बंधन युक्त पद में व्याकरण के साथ उसके और भी नियम लागू होते हैं, तो ये वही तो नियम है जिसमें मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक ये सारी चीज़ों का पालन होता है और इन नियमों से बंधी हुई पंक्ति को ही छंद कहते हैं। इसलिए छंद का अर्थ ही होता है बंधन। आपको बस यही याद रखना है कि जो गद्य होता है वो बंधन युक्त होता है, लेकिन जो पद्य होता है वो बंधन युक्त होता है और छंद के प्रयोग से ही पद्य की रचना होती है। अब हम ये देखते हैं कि छंद का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, इसे आपको याद रखना है। और उसके साथ साथ अब हम छंद के अंग को जानेंगे। तो छंद के अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वर्ण और मात्रा, पाद या चरण, संख्या और क्रम, फिर है गण, गति, यति, तुक। तो छंद के अंग ही क्या है? नियम है। इन नियमों से बंधी पंक्तियों को छंद कहते हैं। अब हम छंद के अंग वर्ण, मात्रा, पाद या चरण, संख्या और क्रम, गण, गति, यति, तुक इन सब के बारे में हम क्रम से जानेंगे और साथ में ये जानेंगे कि इन अंगों की जरूरत छंद में क्यों पड़ती है और इसी नियमों के कारण ही एक कविता का रचना होता है। अब हम देखते हैं वर्ण या मात्रा। सबसे पहला जो अंग है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसे आप तो वर्णमाला में पढ़े ही होंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और आप वर्ण को बहुत अच्छे से जानते हैं वर्ण क्या है। और जो वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे यहाँ पे क,
ख, ग, ये सारे क्या हैं, वर्ण हैं। आप वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। और उसके साथ यहाँ पे देखिए क, का, की, यहाँ पे मैंने जो अभी उच्चारण किया उसे मात्रा हुआ तभी उसका उच्चारण वैसे हुआ जैसे यहाँ का, आ की मात्रा लगी है, फिर की, इसलिए उच्चारण अलग हुआ क, का, की, क्योंकि इसमें मात्राएं लगी हुई है। लेकिन वर्ण में देखिए क, ख, ग, ये साधारण से हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें मात्राओं के कारण हमारा उच्चारण जो है वो बदल जाता है। तो हम इसमें यही देखेंगे कि वर्ण और मात्रा का इसमें प्रयोग क्यों होता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण। लघु वर्ण में मतलब छोटे वर्ण और दीर्घ में बड़े वर्ण। दीर्घ वर्ण को गुरु वर्ण भी कहा जाता है और लघु को ह्रस्व। लघु वर्ण क्या है, लघु वर्ण में एक मात्रा होती है और गुरु वर्ण में दो मात्राएं होती है। अब आप कहेंगे एक मात्रा और दो मात्राएं किस तरह से, वो हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और लघु का जो चिन्ह होता है ये देखिए, इसका मतलब है एक। हम उसकी गणना करेंगे तो लघु वर्ण में जो मात्राएं होंगी उसको हम एक गिनेंगे, एवं गुरु का जो चिन्ह है वो ये दो है। आप इसे एस मत समझिएगा, ये दो है, क्योंकि ये गुरु वर्ण, जो दीर्घ वर्ण होते हैं उसे ही गुरु वर्ण कहा जाता है। तो लघु का चिन्ह आपको याद रखना है और गुरु का चिन्ह आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको छंद में वर्ण एवं मात्रा को ही समझना है, क्योंकि हम जब छंद पढ़ेंगे तो हमें इन मात्राओं की और साथ में हमें वर्ण, लघु वर्ण और गुरु वर्ण को ही ध्यान में रखना है और साथ में इन दोनों मात्राओं का है, क्योंकि पूरे उसके छंद के प्रकार में इन्हीं का प्रयोग होने वाला है। इसलिए आपको ये बहुत ही बारीकी से समझना और याद करना है। अब हम आगे देखते हैं कि लघु वर्ण में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से वर्ण, और गुरु वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो लघु वर्ण में है अ, ई, उ, री, अम और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपको पता है, ये तामिली या, ये आधा वर्ण और ये पूरा वर्ण है, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वर्ण हुआ, व्यंजन। अब ये तो हो गया वर्ण, लेकिन इसकी मात्राएं हम इसमें देखें, क्योंकि हमको वर्ण के साथ साथ मात्रा का भी इसमें ज्ञान रखना है। जैसे क, की, ई का ये छोटा ई हो गया, ये छोटा उ, फिर री में ये क्री लगा हुआ है, फिर क में अम, कम, और इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन जैसे सत्य। तो ये हो गया आपका लघु वर्ण। फिर है गुरु वर्ण। गुरु वर्ण में आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, अनुस्वार, विसर्ग और ये जो शब्द है क्या। तो इस तरह के जो वर्ण है वो गुरु वर्ण कहलाएंगे। अब हम इसमें मात्रा जैसे देख ले, आ का हुआ, का में आ की मात्रा लगा हुआ है, फिर इसमें क में बड़ी ई की, फिर बड़ू उ, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, किम अनुस्वार जो होता है, फिर विसर्ग का के साथ यहाँ पे विसर्ग लगा है, कह और क्या। अगर आपको यहाँ पे जैसे हमने यहाँ संयुक्त व्यंजन में ये पढ़ा कि आधा तामिल ये हो गया संयुक्त व्यंजन, ये लघु वर्ण, लेकिन ये भी यहाँ पे आधा का मिले यह है, लेकिन यहाँ पे देखिए यह में आ की मात्रा लगा हुआ है, तो इसीलिए ये गुरु वर्ण में इसकी गणना होगी। तो आपको यहाँ पे लघु वर्ण और गुरु वर्ण दोनों को याद रखना है, तभी आप मात्राओं की और वर्णों में उसके क्रम और मात्रा दोनों की गणना आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये लघु वर्ण और गुरु वर्ण याद रखना है कि किसमें एक मात्रा लगेगी। लघु वर्ण में को एक में गिना जाता है और गुरु वर्ण को दो। अब है चरण या पाद। अब आप कहेंगे चरण या पाद क्या है, तो छंद में हम हमेशा देखते हैं कि उसके 4 भाग होते हैं और इन्हीं 4 भाग को हम चरण कहते हैं। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सम चरण और विषम चरण। तो सम चरण और विषम ये आप जानते ही हैं। सम का मतलब होता है 2 और 4 सम संख्या, और विषम का मतलब होता है 1 और 3। तो 2 और 4 मतलब दूसरे और चौथे जो भाग है वो समचरण कहलाएंगे, और पहला और तीसरा जो भाग है वो
विषम चरण कहलाएगा। तो यहाँ पे सबसे नोट करने वाली बात यही है, सम चरण और विषम चरण, क्योंकि इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और अगर आप इसे याद नहीं रख पाएंगे तो आप जो चरण होते हैं उसको भी समझ नहीं पाएंगे। फिर है संख्या और क्रम, ये भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा वर्ण और मात्रा, वर्ण में देखा लघु वर्ण और गुरु वर्ण, और साथ में हमने उनकी मात्राओं को भी जाना। अब हम यहाँ पे क्या जान रहे हैं कि हमें इन वर्णों और मात्राओं की गणना करनी है, तो इन गणना को ही संख्या कहते हैं। लघु वर्ण तथा गुरु वर्ण के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। हम जब इसके प्रकार पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि लघु वर्ण और गुरु वर्ण का जो स्थान है उसका निर्धारण का क्रम कैसे होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में मैं बता दूं, जैसे मैंने बताया था एक, यहाँ पे ये है तो ये हो जाएगा लघु वर्ण, फिर ये 2 है तो यहाँ पे क्या रहेगा गुरु वर्ण, फिर है यहाँ पे एक, मतलब इसमें लघु वर्ण रहेगा, फिर यहाँ पे गुरु वर्ण, उसके बाद अंत में यहाँ पे फिर लघु वर्ण। तो इस तरह से लघु वर्ण और गुरु वर्ण का जो स्थान का निर्धारण है वो रहेगा, इसी को ही क्या कहेंगे हम क्रम कहेंगे। संख्या को तो आप समझ गए कि 1 2 1 2 1, लेकिन ये क्या है, इसके बाद 1 के बाद फिर 2, 2 के बाद 1 और फिर 2, उसके बाद 1, ये इसके संख्या का क्रम हुआ। तो इस तरह से आपको संख्या और क्रम को याद रखना है। फिर इसमें आता है गण। गण क्या है? गण जो होता है वो उसमें 3 वर्ण होते हैं समूह के रूप में, उसे ही हम गण कहते हैं। इसकी वास्तविक जो संख्या है वो 8 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे जानेंगे हम इस गण को। तो यहाँ लिखा है यगण। अब देखिए इसमें 3 वर्ण है, य ग और ण, और तीनों एक साथ ये समूह में है, तो इसे ही गण कहेंगे। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। अब यहाँ पे एक सूत्र है जिसे आप सरलता से याद कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरे 8 गणों के नाम याद नहीं है तो आप इस सूत्र के माध्यम से सरलता से इसे याद रख सकते हैं। कैसे? यमाता, राज, भान, सलगा। देखिए या से यगण, मा से मगण, ता से तगण, फिर रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण और सा से सगण। अब यहाँ पे कहेंगे ल और गा दिया है, तो ल और गा को इसको आसान बनाने के लिए और एक सूत्र के रूप में बनाने के लिए इन 2 वर्णों को इसमें रखा गया है जिसका कोई मतलब नहीं है। फिर है गति। गति का अर्थ होता है लय। जैसे हम कोई कविता बोलते हैं या कोई गीत बोलते हैं तो उसे लय में बोलते हैं ना, तो वही है गति। छंदों को पढ़ते समय मात्राओं के लघु एवं दीर्घ होने के कारण जो विशेष स्वर लहरी उत्पन्न होती है उसे ही गति या लय कहते हैं। फिर यति। यति क्या है? यति, जैसे हम छंद को पढ़ते हैं तो हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है, तो इन्हीं विराम स्थलों को, जैसे हम गद्य पढ़ते हैं या फिर पद्य पढ़ते हैं तो जहाँ पे हम बीच में रुकते हैं, अल्प विराम लगा रहता है, उसे ही हम विराम कहते हैं। तो उसी विराम जगह स्थल को ही छंद में यति कहा जाता है। और ये जो यति है वो प्रत्येक चरण के अंत में लगी हुई रहती है। छंद के 4 चरण होते हैं, मैंने पहले बताया चरण में, और प्रत्येक चरण के अंत में उसमें यति लगी हुई रहती है। फिर है तुक। तुक क्या है? छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। जैसे इसमें 4 चरण हैं, आप इसमें आगे देखेंगे कि हम जब गिनती करेंगे पद्य की चरण में तो देखेंगे कि उसके अंत में स्वर और व्यंजन की समानता जो होगी उसे हम तुक कहेंगे। वो आपको उस पद्य में ही जब हम मात्राएं और यति, गति, इन सारी चीज़ों को उसमें देखेंगे तब समझ में आएगा। जिस छंद में तुक नहीं मिलता उसे अतुकांत कहते हैं और जिसमें तुक मिलता है उसे तुकांत कहते हैं। तो ये जो छंद के अंग हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन छंद के अंगों को आप जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक आप छंद के प्रकार को समझ ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहला आपको ये याद रखना होगा कि गण, गति, यति, तुक, मात्रा, वर्ण, संख्या, क्रम क्या है। अब हम आगे देखते हैं इसके भेद।
छंद के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। तो वार्णिक छंद यहाँ पे नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि वार्णिक छंद में सिर्फ वर्णों की संख्या होगी। यहाँ पे लिखा भी है कि वार्णिक छंद के सभी चरण में वर्णों की संख्या समान होती है और साथ ही वर्णों का क्रम भी समान होता है। और दूसरा है मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद में क्या होगा, उसके सभी चरण में मात्राओं की गिनती होगी। और मुक्तक छंद ऐसे होते हैं जिसमें ना तो वर्णों की और ना ही मात्राओं की जरूरत होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे वार्णिक छंद। जैसे मैंने अभी बताया कि इसके सभी चरण में वर्णों की संख्या समान होती है और साथ ही उसके वर्ण का क्रम भी समान होता है। अगर आप अभी वर्ण, मात्रा, संख्या को अच्छे से समझ गए हैं तो उसे आप बहुत ही अच्छे से अभी जान सकते हैं। वैसे ये वार्णिक छंद परीक्षा में नहीं पूछा जाता, इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि इसके जैसे उदाहरण हैं कवित, सवैया और इंद्रवाजा। तो क्वेश्चन में जैसे दे दिया कि कवित कौन सा छंद है, तो आप उसमें लिखेंगे वार्णिक छंद। इसलिए इसके तीनों उदाहरण को याद रखने जरूरी है। अब हम इसे एक पद्य के माध्यम से समझेंगे। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लव जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। अब देखिए यहाँ पे कितने चरण हैं। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं अच्छे से। यह है पहला चरण, यह है दूसरा चरण, यह है तीसरा चरण और ये है चौथा चरण। हमने पढ़ा था ना पादिया चरण में कि 4 चरण होते हैं छंद में। ये हो गया। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वार्णिक छंद। तो वार्णिक छंद में क्या है कि इसके सभी चरण में ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें वर्णों की संख्या जो होगी वो समान होगी और वर्णों का जो क्रम भी है वो समान रहेगा। तो अब हम देखते हैं गिनती। जैसे मैंने बताया लघु वर्ण और गुरु वर्ण। लघु वर्ण को 1 समझा जाता है और गुरु वर्ण को 2। और साथ में हमने ये भी जाना कि लघु वर्ण की मात्राएं, मतलब किसमें मात्राएं लगेगी उसमें, और गुरु वर्ण में भी। तो ये देखिए प्रिय यहाँ पे री भी है और ये छोटी की मात्रा लगा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, गिनती 2। फिर ये लघु वर्ण है, इसमें 1, फिर लघु वर्ण आया 1, साथ में हम इसका क्रम भी देख रहे हैं ना। देखिए 2 के बाद 1, उसके बाद फिर 1, और ये ई की मात्रा छोटी की मात्रा लगा है, इसलिए यहाँ पे 1। वह में दोनों में लघु वर्ण होगा 1, फिर 1, फिर मेरा में 1 की मात्रा लगा हुआ है, मतलब वो गुरु। तो यहाँ पे गुरु में 2, यहाँ पे आ की मात्रा लगा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। प्राण में भी ये आ की मात्रा है तो 2 हो जाएगी इसकी संख्या। अणा में मात्रा नहीं है तो ये लघु वर्ण है 1। फिर यहाँ पे ये गुरु वर्ण है, यहाँ पे देखिए आधा पा मिलेगा और इसमें आ की मात्रा लगा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, 2 गुरु वर्ण। ये भी गुरु वर्ण है, आ की मात्रा है 2। फिर कहाँ में क, ये लघु वर्ण का 1, और हाँ इसमें चंद्र बिंदी भी लगी हुई है और आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा गुरु वर्ण 2। फिर यहाँ है में भी ये हो जाएगा आपका गुरु वर्ण 2। तो इस तरह से यहाँ पे गिनती गिनिए 2 और 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो यहाँ देखिए इसमें ये जो पहला चरण है इसमें वर्णों की संख्या क्या है, 23 है। इसका क्रम भी हमने देखा 2, 1, 1, 1, 1 इस तरह से क्रम बना हुआ है। तो हम दूसरे में भी देखेंगे उसका भी क्रम वैसा ही रहेगा। जैसे यहाँ पे दुख दु ये होगा आपका गुरु 2, ख लघु का 1। फिर जल निधि में यहाँ पे लघु 1, फिर लघु 1। यहाँ देखिए क्रम ऊपर इसमें भी 1, 1 यहाँ पे है, ये यहाँ पे 2 और 1, यहाँ पे भी नीचे देखिए 2, 1। फिर निधि में भी ये लघु है 1, धी लघु है, डूबी में ये गुरु है, फिर ब इसमें मात्रा लगा है, ये भी गुरु है 2। का
ये गुरु वर्ण है 2, फिर सहारा में स लघु वर्ण हा गुरु र गुरु, और कहा में भी क लघु हा गुरु और फिर है गुरु। तो इस तरह से अब इसकी गिनती कर लीजिए, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ये देखिए अब हमने 2 चरण की गिनती इसमें कर ली। इसमें वर्णों की संख्या दोनों में समान है 23 23। आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आप अगर इस 2 पंक्ति और है इसकी भी अगर आप गिनती करेंगे वर्णों की संख्या इसमें भी समान मिलेगी और वर्णों का क्रम भी समान रहेगा। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे प्रिय में 2 1 है तो दुख में भी 2 1, पति में यहाँ पे 1 और 1 है तो यहाँ पे जल निधि और इसमें 1 1। तो इस तरह से ये वार्णिक छंद। अब है मात्रिक छंद। क्या होता है मात्रिक? जैसे मैंने बताया कि जिस छंद की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है उसे ही हम मात्रिक छंद कहते हैं। इसके उदाहरण दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, कुंडलियाँ, गीतिका, हरिगीतिका, बरवै, छप्पा, उल्लाला आदि। तो ये मात्रिक छंद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी छंद से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए उसके उदाहरण को आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। याद रख लीजिए इसमें दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, कुंडलियाँ, गीतिका, हरिगीतिका, बरवै, छप्पा, उल्लाला ये। अब है मुक्तक छंद। जैसे मैंने बताया था कि जिस छंद में ना तो वर्णों की संख्या पे ध्यान देते हैं ना ही मात्राओं की, वो मुक्तक छंद होता है। मुक्तक छंद में सिर्फ लय का ही महत्व होता है और इसकी शुरुआत पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की थी। इसे आप याद रखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन में आ भी जाता है कि मुक्तक छंद की जो रचना है सबसे पहले किसने की थी? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और उसके बाद से हिंदी कविता में इसका प्रयोग होते जा रहा है और आधुनिक कविता जो है इसी मुक्तक छंद में ही लिखी जाती है। तो ये हो गए आपके छंद के तीनों भेद, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। अब हम देखते हैं मात्रिक छंद क्या है। वार्णिक छंद तो हमने देख लिया, अब है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में बस आपको ये याद रखना है कि इसमें मात्राओं की गणना होगी। अब इसके भी 3 प्रकार हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद क्या है? इसके अंतर्गत इसके 4 प्रकार हैं, चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। इसको आप रट लेंगे। सममात्रिक छंद में बोलते ही आपको याद होना चाहिए चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। फिर अर्धसम। अर्धसम मतलब कुछ समान होंगे और कुछ विषम होंगे, वो क्या कहलाएगा? अर्धसम, जिसमें दोहा, सोरठा, बरवै, उल्लाला। फिर से याद कीजिए, दोहा, सोरठा, बरवै, उल्लाला। और विषम मात्रिक छंद, इसमें कुंडलियाँ और छप्पा। ये मात्रिक छंद बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे आपको याद रखना जरूरी है। अब हम देखेंगे सममात्रिक छंद क्या है। जैसे मैंने अभी बताया कि जिसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या जो है समान है वो सममात्रिक छंद है, जिसमें है चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। और अर्धसम में जिस छंद के पहले और तीसरे, पहला और तीसरा का मतलब होता है विषम और दूसरा और चौथा मतलब सम में मात्राओं की संख्या समान हो। तो आपको अर्धसम में बस एक याद रखना है कि विषम मतलब पहला और तीसरा में मात्राओं की संख्या समान होगी और दूसरे और चौथे मतलब सम चरण में मात्राओं की संख्या समान होगी। तो वो क्या कहलाएगा? अर्धसम मात्रिक छंद। इसमें कौन कौन से हैं? दोहा, सोरठा, बरवै, उल्लाला। ये 4 ही है, इसको याद रखेंगे। दोहा, सोरठा, बरवै, उल्लाला। और विषम मात्रिक छंद का मतलब होता है कि वे छंद जो 2 छंदों से मिलकर बने होते हैं, इनमें मात्राओं की संख्या समान नहीं होती। उसे हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि किस तरह से 2 छंद मिलकर विषम मात्रिक छंद बनाते हैं और इनमें मात्राओं की संख्या समान नहीं होती। इसका उदाहरण है कुंडलिया। अब इसमें कौन कौन से 2 छंद मिले हैं? दोहा और रोला। और छप्पा में रोला और उल्लाला। ये हो गया। हम जानेंगे कि विषम मात्रिक छंद में दोहा और रोला किस तरह से दोनों छंद मिलकर विषम मात्रिक छंद बनाते हैं और छप्पा में रोला और उल्लाला। तो इस तरह से हमने आज छंद की परिभाषा, छंद के अंग और उसके भेद को जाना और साथ में हमने ये जाना कि छंद के अंग क्या है और किस तरह से
उस अंगों के कारण काव्य की रचना होती है। हम अब इसके आगे मात्रिक छंद, जिसमें है सममात्रिक छंद, अर्धसम और विषम मात्रिक छंद का अपने नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। जिस तरह से हमने अभी छंद के प्रकारों को अच्छे समझा, उसी तरह से हम मात्रिक छंद को भी बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।